नमस्कार। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भयानक भगदड़ होती है जिसमें लगभग 20 लोगों की जानें चली गई और अभी कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। आए दिन भारत में कहीं न कहीं रेल दुर्घटना हो रही है। आखिर रेलवे इतना बड़ा मंत्रालय है, इतनी बड़ी इसकी संरचना है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज इसके पास है, फिर भी रेलवे उस मात्रा में सुविधा देने में असफल है। इसकी 3-3 महीना पहले बुकिंग करानी पड़ती है, फिर भी टिकट नहीं अवेलेबल है। टिकट मिल भी जाता है तो सीट नहीं मिल पा रही है। इस महाकुंभ में जिस तरीके से लोगों के सीट पर दूसरे लोग कब्जा कर लिए, जिनका आरक्षण था, जिनका रिजर्वेशन था, वो बेचारे लाइन में लगे रहे, वो ट्रेन में आ ही नहीं पाए, दूसरे लोग यात्रा कर लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे रेल मंत्री हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा रेल मंत्री, वो ज़्यादातर रील बनाते हैं इसलिए मैंने उनको रेल मंत्री कहा। तो उनको सोचना चाहिए। मैं तो जब वो मंत्री बनाया गया तो मैं बहुत खुश था। अश्विनी वैष्णव साहब जब मंत्री बनाए गए तो मुझे लगा कि मोदी जी ने कुछ पढ़े लिखे लोगों को अपने कैबिनेट में लिए, जैसे जयशंकर साहब यूपीएससी क्लियर करके आए हुए हैं, अश्विनी वैष्णव साहब आईआईटी से पढ़े फिर आईएएस हुए, एक लंबा अनुभव रहा है फील्ड का। और ये जब मंत्री बने तो मुझे लगा कि इनको आईआईटी का साइंस टेक्नोलॉजी का अनुभव है और प्रशासन का भी एक अच्छा अनुभव है। अगर ये दोनों अनुभव मिल जाए किसी व्यक्ति को तो बहुत बेहतर मंत्री साबित हो सकता है। इसलिए जब अश्विनी वैष्णव साहब मंत्री बने मैं बहुत खुश था। चलिए मोदी जी ने कुछ अच्छे लोगों को राजनीति में लाया। लेकिन पिछले जब से इनका कार्यकाल है, जब से देख रहा हूँ, उतना सफलता शायद जो मेरी एक्सपेक्ट हो सकता है कि अश्विनी वैष्णव जी बहुत कर रहे हैं उनकी समझ में, लेकिन जो मुझे उनसे उम्मीदें थी, जो मुझे उनसे एक्सपेक्टेशन था, उसको फुलफिल नहीं कर पाए। आप रेल में बैठाने की बात छोड़ दीजिए साहब, आपके प्लेटफॉर्म पे दुर्घटना हो गई, वो भी कुछ हजार लोग। आप सोचिए अगर 1,000, 1,00,000 लोग, 2,00,000 लोग अगर आ जाते तो क्या करते आप? आपको सोचना चाहिए। आपका जिस तरीके से आप पहले तो शुरुआत में जब दुर्घटना हुई तो लगातार मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था, तो देख रहा था 11-12 बजे तक लोग मानने के ही नहीं तैयार थे कि कोई बड़ी कैजुअलिटी हुई है। शुरुआत में मंत्रालय ने रिफ्यूज किया, नहीं ऐसे नॉर्मल एक भगदड़ हुई है जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में फिर रिपोर्ट आना शुरू हुई। तो रेलवे क्या है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, भारतीय रेल जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगर इसकी कैपेसिटी देखी जाए तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है। लगभग इस अगर बजट में देखें तो इस बार इसका रेलवे का जो एक्चुअली पहले 1924 से रेल मंत्रालय का एक अलग बजट होता था। उस समय रेल मंत्रालय का टोटल बजट में लगभग 60 से 70% रेल बजट का होता था, तो इसलिए अलग रखा जाता था। ये प्रक्रिया मोदी जी के आने के पूर्व तक थी, लेकिन जब मोदी जी आए तो कहे इसका अंश बहुत कम है, ला इसको हम आम बजट में, जनरल बजट में मर्ज कर देते हैं। और अब रेल बजट अपने आप में अलग से नहीं प्रस्तुत किया जाता, यह वित्त मंत्री के द्वारा जनरल बजट में, आम बजट में पेश किया जाता है। तो इसका इस बार का बजट जो है 2,65,000 है, एक्चुअल में 2,52,000 है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए पीपीपी मॉडल पे और 3,000 अलग से कमाएंगे। तो टोटल बजट जो है इनका है 2,65,000 करोड़ का। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जिसमें रेल मंत्री का फोकस है कि हम 1,16,000 करोड़ रुपए का जो है हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर खर्चा करेंगे। क्या आप इतना पैसा खर्चा करके हमारे जो आपकी देश की राजधानी में आप सुरक्षा नहीं दे पाए, तो आप देश के अन्य प्रदेशों की जो राजधानी है, जो अन्य स्थान है, अब तो ये कहिए कि भगवान का असीम अनुकंपा है कि प्रयागराज जो वहाँ का रेलवे तंत्र है, जो वहाँ की कर्मी हैं, जो वहाँ की आरपीएफ है, जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है, उसने बहुत शानदार काम किया। क्योंकि आप सोचिए कि एक एस्टिमेट था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, 45 दिन में लगभग सुनने में आ रहा है कि 50 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं लोग। अगर
देखा जाए तो पर डे लगभग 1 से 1.25 करोड़ लोग आए हैं, और 1 से 1.25 करोड़ में लगभग 30 से 40 50% रेलवे से आते हैं। अगर 50-60 लाख लोग प्रयागराज स्टेशन, प्रयागराज के जो आरपीएफ, जो भी वहाँ का प्रशासन लगा है, उसने मैनेज किया है, तो एक बड़ी बात है। लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ अश्विनी वैष्णव साहब बैठते हैं, वहाँ पर आप भगदड़ हो जाती है, लोग मर जाते हैं। आप सोचिए उस भगदड़ में जो अभी नवजात बच्चे होंगे, जो 1 से 6 महीने के होंगे, 6 से 1 साल के होंगे, 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, जो इस भीड़ में दबे होंगे, वो क्या सोच रहे हैं, मैंने किस देश में जन्म ले लिया कि जिस देश में मुझे लोग कुचल के दबा के कुचल के आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मनोदशा आप सोचिए। अभी तो अपनी बात भी नहीं कह सकते। 2-2 साल के बच्चे अगर उस भीड़ में दबे होंगे तो कैसे बचे होंगे। किसी की माँ खो गई इसमें, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी की पत्नी चली गई, और हम 10 लाख रुपया दे के क्या उनको वापस ला सकते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा आपका रेल नेटवर्क है। अभी मेरे कुछ फेसबुक मित्र हैं जिनका टिकट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से था, उनको कुंभ जाना था स्नान करने के लिए, और उनका घर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास पड़ा, नज़दीक पड़ता है। तो सोचिए कि मैं गाजियाबाद से ही अपनी ट्रेन ले लूँगा, और जब वो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचे तो अपने जो आरक्षण वाली बोगी थी, आरक्षित सीट के पास नहीं जा सके। वो ट्रेन का दरवाज़ा ही नहीं खुला। टिकट भी गया, ट्रेन भी गई, दर्शन करने का जो प्लान था वो भी गया, मायूस होकर घर आ गए। ये हाल है, ये एक्चुअल पोजीशन है। अभी कुछ ट्रेनों पे पथराव हुआ, कुछ यात्री रात में यात्रा करते हुए तो उनके एसी की जो कोच के जो शीशे थे उसको तोड़ के लोग अंदर आना चाहते। आप सोचिए कोई अगर महिला सो रही हो, किसी के ऊपर वो शीशा का कुछ पार्ट अगर उनकी आंख में चला जाए, कहीं चोट लग जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा। 45-50 करोड़ अगर आपने अनुमान लगाया था इतने लोग कुंभ में आएंगे, तो आपने उनके आने जाने की क्या व्यवस्था की थी, कितनी स्पेशल ट्रेन चलाई थी। कहने बताया कुछ, मैंने गूगल किया तो पता लगा 3000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन 3000 ट्रेन 50 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। 50 करोड़ लोग अगर 45 दिन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जिसमें देखिए भारतीय रेल में सबसे सुरक्षित यात्रा रेल की मानी जाती है भारत में, और अगर उसमें से 50 करोड़ में मैं कह रहा हूँ 30 से 35 करोड़ लोग अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो 3000 ट्रेन पर्याप्त नहीं थी। आपके पास उनके अल्टरनेटिव क्या था। मैं एक बार बिहार सीवान जिला गया था, मुझे ट्रेन पकड़ना था शाम को, तो मैं स्टेशन 1 घंटा पहले आ गया था, क्योंकि आउट एरिया से जहाँ मैं रुका था वो दूसरे एरिया था, तो वहाँ से मुझे आने में टाइम लगता। तो मैं, एक तो अननोन जगह थी, तो मैं पहले आ गया था 1 घंटा। तो मेरी आदत है कि मैं स्टेशन में जब आ जाता हूँ तो प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता, अक्सर बाहर ही बैठा रहता हूँ, कुछ चाय पीता रहता हूँ। तो फिर भी मैं उस दिन क्या हुआ कि मुझे कहा मैं अननोन एरिया चली प्लेटफॉर्म पे, तो आधा घंटा पहले मैं जिस प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन आनी थी मैं गया, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह नहीं थी। इतनी ज़्यादा क्राउड था कि मैं वापस पुल से बाहर भी नहीं जा सकता था। मैं फंस गया, क्योंकि अगर मैं शायद अगर 20 मिनट बाद आता तो ये भी हो सकता था मेरी ट्रेन भी छूट सकती थी। तो एक आम, ये जुलाई, पिछली जुलाई जो बरसात का सीजन बीत गया, उसकी बात है। तो आप सोचिए कि जब मेला चल रहा हो, महाकुंभ चल रहा हो, तो उस दौर में एक मतलब सीवान जैसा एक जगह जहाँ पर कोई मेला नहीं था, कोई एक आम दिन था वहाँ पर ट्रेन इतनी भीड़ क्यों हुई, क्योंकि भारतीय रेल की जो ट्रेन सुबह आनी थी 8-9 बजे और रात के 9 बजे आ रही थी, केवल 12 घंटा लेट थी, सिर्फ 12 घंटा लेट थी, और उसमें ज़्यादा 12 घंटे ज़्यादा लेट नहीं थी। उसकी वजह से मेरी भी ट्रेन आधा 1 घंटा लेट हुई। लेकिन उस बीच जो वहाँ क्राउड इतना ज़्यादा था कि आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, जो वहाँ लोग थे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तो आप सोच लीजिए कि हमारी रेल की एक्चुअल पोजीशन क्या है। देखिए साहब, हम आपकी हर बात का सम्मान करें ये ज़रूरी नहीं, जो सही आप कर रहे हैं उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है, जो वास्तविक स्थिति है, उसका भी आप आकलन करें।
फीडबैक लें लोगों से। आपको दिखता नहीं कितनी क्राउड है, इतने लोग। आप वहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बता रहा है कि हर घंटे 1500 टिकट जो जनरल टिकट हैं बिक रहे हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा क्राउड आ रही है। और आप उस क्राउड को मैनेज करने के लिए सुनने में आ रहा है कि ट्रेन को कैंसिल किया गया, जिसकी वजह से कुछ यात्री दूसरे ट्रेन में जाने के लिए तैयार हुए। अभी तो जांच का विषय है, जांच रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा क्या होगा। वैसे भारत में जांच आयोग बैठा दिया जाता है, बना दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट आती है बहुत, एक न्यूज़पेपर में बहुत पतली सी हेडलाइन होती है कि इस दुर्घटना में ये कारण पाया गया। वो ऐसा कारण बताया जाता है जिससे वह विभाग तो एकदम पाक साफ बच जाता है। आखिर इतनी क्राउड अगर एक जगह पे जा रही थी तो क्या आपके पास रक्षोपाय क्या था, रोकने की आपकी क्या व्यवस्था थी? आपके पास क्या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म था कि आप उस क्राउड को मैनेज करते? मैं सिवान की बात बताया, जुलाई आम दिन की बात थी। एक ट्रेन लेट होने की वजह से उस प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं फंस चुका था। गर्मी का महीना था, एकदम पसीना, पूरा कपड़ा भीग गया था पसीने से। तो आप सोचिए ना, आप जब एक आम दिन में रेलवे की ये हाल है, तो फिर आप जब स्पेसिफिक डे कोई मेला महाकुंभ जैसा पर्व चल रहा है, तो आपके पास व्यवस्था क्या थी? जैसे मैंने कहा कि 2,65,000 करोड़ बजट है, लगभग 12,147 लोकोमोटिव हैं यहाँ, 2,30,00,000 यात्री पर डे यहाँ यात्रा करते हैं। 2,30,00,000 मतलब अगर आप उनकी पॉपुलेशन एक देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया तीनों देशों को मिला दें तो उनके पॉपुलेशन की जनसंख्या से ज़्यादा हमारे रेल में, हमारी भारतीय रेलवे जो है एक्चुअली बैकबोन है हमारे भारतीयों के लिए। लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या को रोज यात्रा कराती है, उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, उनकी रोजी रोटी तक पहुंचाती है, उस रेल का उद्धार करने के लिए आप कुछ वंदे भारत चला देंगे तो इससे क्या फायदा हो सकता है? कुछ वंदे भारत क्या कर लेंगे? कुछ गतिमान ट्रेनें चलाने से क्या होगा? कुछ तेजस चलाने से क्या हो जाएगा? आप सोचिए ना कि 2,30,00,000 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा, मोर देन दीज कंट्रीज, पर डे इतने यात्रा कराती है। और इसकी ऐसा नहीं कि रेलवे घाटे में चल रही है, रेलवे पर डे 600 करोड़ रुपया कमाती है। रेलवे पर डे 600 करोड़, अगर इसको पूरे 365 दिन से गुणा करें तो लगभग 2,20,000 करोड़ के आसपास रेलवे पैसा कमाता है। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे घाटे में है। रेलवे के पास जो एम्प्लॉई, ऐसा भी नहीं है कि हाँ एम्प्लॉई की बहुत कमी है। 12,52,200 एम्प्लॉई रेलवे में कार्यरत हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ा अगर रेल संरचना है तो वहाँ एम्प्लॉय भी पर्याप्त हैं, बशर्ते कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो रहा है, कुछ चीज़ों को सही से आकलन नहीं किया जा रहा है। आखिर गतिमान, तेजस और ये जो वंदे भारत है उसी ट्रैक पर 180-160 किलोमीटर दौड़ रही है। और जो हमारी ट्रेनें, पुरानी ट्रेनें थी, हमारी ट्रेनें मतलब जो भारत की ट्रेनें थे जिसमें आज भी लोग, जिसमें टॉयलेट में बैठ के गरीब लोग जाते हैं, जिसमें सीट न मिलने पर लोग गेट पर लटक के जाते हैं। एक बार मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन शायद 2016-17 में था, मेरा टिकट था, घर आना था, और मैं जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा इतना क्राउड था कि मेरा आरक्षित सीट थी, मैं उस बोगी पे नहीं पहुंच पाया 2016-17। तो फिर मैं उस ट्रेन को, मेरी छूट गई। फिर मुझे दूसरी ट्रेन लेकर किसी तरीके से 2-3 ट्रेन बदलते हुए मैं आया था। तो ये आज की दिक्कत नहीं, उस शायद होली का सीजन था, छुट्टी हुई थी हम लोगों की मुखर्जी नगर, तो कुछ ऐसा सीजन था, मुझे एग्जैक्ट सीजन याद। मैं जिस ट्रेन से आना था वो ट्रेन में नहीं, क्योंकि इतना क्राउड था उसमें मेरा चढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, मैं लटक के नहीं आ सकता था। कोई रिजर्वेशन काम नहीं कर रहा था उसमें एक्सेप्ट एसी कोच। तो ये रियलिटी है। आप उसी ट्रैक पर इतनी स्पीड की ट्रेनें चला दे रहे हैं, इतनी स्पीड की ट्रेन चल रही है। तो जो हमारी ट्रेनें हैं, भारतीय रेलवे है जो बैकबोन है, उनकी स्पीड यार 40, 45, 50 किलोमीटर एवरेज स्पीड है। वही वो दिल्ली जाने के लिए 15 घंटा ले रही है, वही वंदे भारत 10 घंटा 8 घंटा ले रही है। इसका मतलब आपकी प्रेफरेंस वंदे भारत है, ना कि आम ट्रेन है।
आम लोग हैं जो आपको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, आप उनको जल्दी पहुंचाएंगे। जो आपको पैसा उतना नहीं दे रहे हैं या उनके पास नहीं है देने को, आप उनको कह रहे हैं कि आप वेट कीजिए, आप झूलते 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 पहुंचिए। हाँ, इस बीच अगर दुर्घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य खो गया तो इसके जिम्मेदार आप हैं। रेल मंत्री जी नहीं है, रेल मंत्री जी सिर्फ रील बनाते हैं। उनको रील बनाने से कोई फुर्सत अगर मिल जाएगी, वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं। मैं उनका प्रेजेंटेशन देखा था पिछले साल, तो मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन ना किसी मूवी में देखा, ना किसी वेब सीरीज में देखा, ना कभी प्रोफेशनल लाइफ में देखा कि जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे रेलवे का, आईटी का, वो यार मतलब माइंड ब्लोइंग था। मुझे लगा कि यार क्या काबिल मंत्री है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कितने काबिल मंत्री हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये दुर्घटना रेल मंत्री की वजह से हुई, लेकिन पहले दुर्घटना होती थी, मंत्री इस्तीफा देते थे, तो आप सोचिए जब मंत्री इस्तीफा देता था तो एक सांकेतिक था कि मतलब अगर मंत्री जी की विदाई हो सकती है तो जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी भी विदाई हो सकती है। लेकिन समय बदला, सरकार बदली, अब कोई इस्तीफा नहीं होता। हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट लाएंगे, हम ये करेंगे। हाँ, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप LIC से होके जाएं, क्योंकि बीमा कराए रहेंगे तो हो सकता है आपको दुर्घटना बीमा मिल सकता है। नहीं तो वहाँ कुछ क्या हो जाए, क्योंकि शुरुआत में तो 2 घंटा सरकार और वहाँ के जो मंत्रालय ने माना ही नहीं कि कोई बड़ी भगदड़ हुई, कुछ हुआ। उसके बाद जब रिपोर्ट्स आना शुरू हुई तब ये है। और भारत में जो एक्सपेक्टेशन है 2025-26 का 3,01,000 कुछ करोड़ रुपए भारत रेल मंत्रालय कमाएगा। और जो इनकी जो व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर है रेलवे का, वो लगभग 2,99,000, लगभग 3,000 करोड़ रुपए का लगभग फायदा होगा इनका। सॉरी, 3,04,000 करोड़ रुपए की इनका इनकम है। तो टोटल जो इनका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है वो इनके हित इंटरेस्ट में है। मतलब 3,03,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। रेलवे फायदे में चल रही है। लगभग 92,800 करोड़ रुपए जो रेलवे का जो पैसेंजर है, जो पहले लोग कहते थे कि बहुत सारे लोग बिना टिकट की यात्रा करते हैं, बिना कुछ के करते हैं, उससे पैसेंजर ट्रेन से रेलवे जो है 92,800 करोड़ रुपये कमा रही है। और जो इस माल ढुलाई वाला है लगभग 1,88,000 करोड़ के आसपास इससे इनकम होती है। तो रेलवे कोई घाटे में नहीं चल रही है। लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई। अब वो कहती है वंदे भारत चलाएंगी, और मैं वंदे भारत का समर्थन करता हूँ। लेकिन यार जो एवरेज इस वही ट्रैक पर अगर वंदे भारत 160 जा रही है, तो जो हमारी रेल है, जो हमारी पंजाब मेल है, जो हमारा जनता एक्सप्रेस है, जो बेगमपुरा है, जो हमारी एरिया में चलती ट्रेनें हैं, हिमगिरी है, उनकी भी स्पीड यार 100 के आसपास कर दो, 80 कर दो, तब भी हम लोग जो 15 घंटा दिल्ली जाने में लगता है 10 घंटा में पहुंच जाएंगे, 8-9 घंटा में पहुंच जाएंगे, 11 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो कुछ तो कर दो। नहीं तो आप कहते हैं नहीं, आप पैसा दीजिए तब हम आपको, अगर आप वंदे भारत में जाएंगे तो हम आपको स्पीड से पहुंचाएंगे, नहीं आप झूलते उससे जाइए। तो ये बड़ी दिक्कत है। मैंने बताया कि 600 करोड़ रुपये पर डे कमाती है रेलवे। लगभग 2,30,00,000 लोगों को ये यात्रा कराती है। लगभग 11,000 ट्रेनें पर डे चलती हैं। 11,000 ट्रेन रन्स पर डे। लगभग 1,15,000 किलोमीटर ट्रैक है भारत का। ये डेटा शेयर कर रहा हूँ। 1924 में 1924 में फर्स्ट रेल बजट पेश किया गया था। फर्स्ट रेलवे जो पहली रेल चली थी वह चली थी थाने और बोरीबंदर से 1853, और जो पैसेंजर ट्रेन चली थी हावड़ा से चली थी 1854 में। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। मैंने जैसे बताया कि 2,65,000 का बजट है 2025-26 के लिए, जिसमें रेल मंत्री कह रहे हैं कि हम 1,16,000 करोड़ रुपए सेफ्टी पे खर्चा करेंगे। अरे सेफ्टी पे खर्चा कैसे करेंगे जब लोगों की जान ही नहीं रहेगी, लोग ही नहीं रहेंगे, जिनके माँ बाप परिवार के लोग चले गए उनके लिए क्या करेंगे आप। 12,52,200 एम्प्लॉई हैं रेलवे में।
लगभग 74,000 लगभग 74,000 कोचेज हैं जो जिसमें यात्री यात्रा करते हैं। 33 लाख टन 33 लाख टन पर डे जो माल ढुलाई होती है, जिसमें ज़्यादातर कोयला होता है। भारतीय रेल कोयला ज़्यादा ढुलाई करती है, क्योंकि झारखंड से, छत्तीसगढ़ से लेकर रेस्ट ऑफ इंडिया जो और से जहाँ कोयला पहुँचाना होता है, क्योंकि भारत में जो बिजली उत्पादन होता है वो ज़्यादातर कोयले से होता है। तो रेलवे जो होती है कोयला का ढुलाई बहुत करती है, तो लगभग 33 लाख टन पर डे ढुलाई करती है। 2023-24 में 648 करोड़ लोगों ने एक साल में यात्रा की थी। जैसे मैंने कहा कि 2,30,00,000 पर डे यात्रा करते हैं, तो लगभग आप उसको 365 से गुणा करेंगे तो राउंड फिगर अगर माना जाए तो लगभग 650-700 करोड़ यात्री पर ईयर यात्रा कर रहे हैं रेलवे से। जो इतनी बड़ी रेल है, इतनी बड़ी संरचना है, इतनी बड़ी मतलब भारत की बैकबोन है, बैकबोन ऑफ इंडिया है। अगर रेलवे एक दिन के लिए रुक जाए तो भारत रुक जाएगा। और रेलवे सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं है, ये आपके बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का माध्यम है। बहुत सारे रोज नौकरी करने वाले रेलवे से यात्रा करते हैं, लेकिन रेल मंत्रालय, रेल मंत्री, भारत सरकार सुनिश्चित करे कि उनकी जान सुरक्षित है। अगर उनकी जान सुरक्षित नहीं रहेगी, जो लोग नई दिल्ली रेलवे, आपकी राजधानी में आपने अपने लोगों की जान नहीं बचा पाए, आप सोचिए कि प्रयागराज में कैसे लोग मैनेज कर रहे होंगे। क्योंकि आपके यहाँ एक स्पेसिफिक एक विशेष स्टेशन था, उसमें आपको सुरक्षा देनी थी, उसमें लोगों को मैनेज करना था। लेकिन जो प्रयागराज है वहाँ पर तो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर तो लोगों, नदियों का संगम नहीं हो रहा, वहाँ लोगों का भी संगम हो रहा है। लाखों लोग आ रहे हैं। अगर इतने लोग आ रहे हैं वहाँ, मैं प्रशंसा करता हूँ। और इतने अच्छे मतलब वहाँ से मैनेज किया गया है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन को, वहाँ के जितने सारे स्टेशन, कई स्टेशन वहाँ पर, सभी स्टेशन पे मतलब इस बार कोई अभी तक दुर्घटना नहीं हुई, आगे भी ना हो। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपने 3 से 4 ट्रेन की, जो एक कुछ ट्रेन उसमें डिले थी और उसकी वजह से कुछ उसमें कैंसिलेशन किया गया, जिसकी वजह से क्राउड फिर ब्रिज पे गई, ब्रिज पर कोलैप्स हो गई, कुछ लोग नीचे गिर गए, फिर उसके ऊपर लोग चढ़ के निकलने लगे। आप सोचिए उस भीड़ में जो बच्चे आए होंगे, जो भी जिनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत नहीं होगा, जिनका श्वसन तंत्र मजबूत नहीं होगा, वो ऑक्सीजन की कमी से दबे, जिनके ऊपर से सैकड़ों लोग निकले होंगे, वो बचेंगे नहीं। और हम या कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। अरे आपके जब नौनिहाल, आपके नवजात बच्चों की हम लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम किस मुंह से कहें कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है? हम किस मुंह से कहें कि हम विश्व गुरु हैं? हम किस मुंह से कहेंगे कि हम विकसित भारत हैं? जिनकी गोद से उनका बच्चा चला गया होगा, उनके पूरी जीवन में सदमा उनके लिए, जब तक जिएंगी, जब तक कॉन्शियस रहेंगी, जिनके ब्रेन काम करेगा, उनको ये सदमा उनको सताता रहेगा कि मैंने क्यों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रा करनी चाहिए थी। ये उनके लिए कॉल सेंटर हो गया, मतलब उनकी मौत का जगह हो गया। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ऑल इज वेल? शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑल इज वेल। मंत्री जी कृपया आप फोर्स बढ़ाएं, सुरक्षा बढ़ाएं। मतलब मैं देखता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार, जो मैं यहाँ देखा हूँ, 3 रेलवे स्टेशन को मैं देखा, निजामुद्दीन जाने का नहीं अवसर मिला है, लेकिन मैं 3 आनंद विहार से भी यात्रा किया हूँ। ज़्यादातर पुरानी दिल्ली से करता हूँ, 1-2 बार नई दिल्ली से किया हूँ। यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है और ये हाल पूरे भारत का है। आप रेलवे स्टेशन बड़ा अच्छी बिल्डिंग बना दें, अरे यार कोई स्टेशन में बैठने नहीं जाता, इतना समय नहीं है कि लोग स्टेशन पे 2-2 घंटा बैठना पसंद करेंगे। आप स्पीड टाइम से ट्रेन को पहुंचा दें तो लोग अपने घर जाना पसंद करेंगे। अगर ट्रेन टाइम से आ जाए तो लोग मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट पहले आते हैं, क्योंकि भारत में जाम की बड़ी समस्या है, इसलिए कुछ लोग स्टेशन पर पहले आ जाते हैं। अगर जाम की समस्या ना हो, उनके घर से मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, तो शायद लोग 10 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंचे बस। भारत में एक समस्या नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन काम भी होना चाहिए। तो आपके पास ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में रिसोर्स हैं, पैसा है, मैन पावर है, स्किल्ड है,
टेक्नोलॉजी है, ट्रैक है। आपने लगभग 39,866 किलोमीटर को जो है इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, विद्युतीकृत हो गया, अब विद्युत से वहाँ से ट्रेनें चल रही हैं। ये बड़ी उपलब्धि भी है जो आपने किया, उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन जो आपने एक मोमेंटम चेंज कर दिया, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आपने जो एक्चुअल रेल थी उसकी मोमेंटम चेंज कर दिया। आपने कहा वंदे भारत चलाएंगे। अरे वंदे भारत से क्या कर सकते हैं? वंदे भारत में कितने लोग, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ उसमें से कितने यात्री वंदे भारत के रहे होंगे, जो दैनिक रूप से 300 रुपये 500 रुपये मजदूरी करने दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें उनका रहना खाना मेडिकल, उसमें से 200 अगर उनका देखा जाए तो अगर इनपुट कास्ट जो लागत है दिल्ली में रहने खाने की, लगभग अगर सिंगल हैं तो 50 रुपया सुबह, 50 रुपये मिनिमम, मतलब दाल रोटी किसी तरीके से खा लेते होंगे, वो भी 3-4 लोग मिल के, तो 500 रुपया मान लीजिए कमाते होंगे पर डे। तो उनका रोज़ का खर्चा ही 150-200 रुपया है, रूम का और खाने का 300 रुपया 400 रुपया बचती होगी, तो महीने का लगभग 8-9 हज़ार। उसमें से अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वंदे भारत से आप चलिए, और वंदे भारत में टिकट कितने लोगों को मिलेगा? अगर सभी लोग वंदे भारत से ही चलना शुरू कर दें तो आप जनरल ट्रेन में तो आपके पास सीट अवेलेबल नहीं है। स्लीपर तो अब जनरल हो गया, स्लीपर ट्रेन जो पहले स्लीपर कोचेज होते थे अब वो जनरल कोच, अब AC में लोग ज़बरदस्ती आ जा रहे हैं। तो आपके पास आपकी व्यवस्था, मतलब या तो आप उन ट्रेनों में जो कोच की संख्या उनको बढ़ाएं, उसमें कम से कम 5-5 डिब्बे ज़्यादा लगाएं, उसमें से 1-2 स्लीपर के, 1-2 जनरल के, 1-2 AC के आप लगाएं, तब कुछ क्राउड मैनेज होगा। नहीं तो आप सिर्फ हमने वंदे भारत कर दिया, 200 वंदे भारत इस साल चलाएंगे, 200 वंदे भारत अगले साल चलाएंगे, 200 वंदे भारत अगले साल चलाएंगे, हम 10 साल में 2000 वंदे भारत चला दिए। अरे वंदे भारत चलाओगे तो यार उसमें यात्रा कौन कितना कर रहा है, उसकी लागत, यात्रा किराया क्या है? और वंदे भारत उसी ट्रैक पे चल रहा है जिस ट्रैक पे हमारी ट्रेनें चल रही हैं। हमारी ट्रेनें, पता लगता है कि हम पैसा कम दिए हैं तो हमारी ट्रेन, पहले पैसेंजर ट्रेन चलती थी, अब तो शायद मैं पिछले कई सालों से पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टेशन पर रुकती हुई चलती थी, फिर उसमें होता था कि पैसेंजर एक्सप्रेस को क्रॉस कराएगी, एक्सप्रेस मेल को क्रॉस कराएगी, और मेल सुपर फास्ट, अगर सुपर फास्ट जा रही तो मेल खड़ी हो जाती थी, सुपर फास्ट जाती थी। मैं सोचता था यार कि अगर यही करना था तो मतलब पैसे के आधार पर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है कम पैसा लेके दे के टिकट लेकर, तो आप उसको इस आधार पर सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं, और जबकि उसने पहले प्लेटफॉर्म पे, उसकी ट्रेन पहले चली, तो नियमता तो पहले उसकी ट्रेन उसकी पहुंचनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि भारत में पैसा महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादा पैसा देगा उसी की इज्जत होगी, जिसकी एक हमारे यूपी में कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर आपके पास पैसा है तो आप पहले पहुंचेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं, भले आपकी ट्रेन सुबह 8 बजे चलिए तो लखनऊ शाम दोपहर के 2 बजे पहुंचाएगी, और अगर वहीं सुपर फास्ट है तो भले 9 बजे चलिए वो 11 बजे छोड़ देगी आपको। तो ये सच्चाई है, ये हम लोग बचपन से देखते आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आपकी सुपर फास्ट भी खड़ी रहे, आपके एक्सप्रेस भी ट्रेन भी खड़ी रहे, मेल ट्रेन भी खड़ी रहे। अब पहले वंदे भारत जाएगी, फिर गतिमान जाएगी, फिर तेजस जाएगी, बचेगी तो जन राजधानी जाएगी, फिर शताब्दी जाएगी, फिर जन शताब्दी जाएगी, तब आपकी ट्रेन का नंबर आएगा। अगर आप तब तक उस ट्रेन में रहेंगे तब, अगर तब तक उस ट्रेन को पीछे से किसी ट्रेन ने ठोक नहीं दिया तब, अगर आप उसमें सही सलामत हैं तब आपकी ट्रेन जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाएगी, लेकिन ट्रेन पहले वो जाएगी जिसने ज़्यादा पैसा दिया है। ये हमारे देश की हकीकत है। और मैंने सुना है कि जापान में अगर 1 सेकंड ट्रेन लेट हो जाती है तो वहाँ लोग माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारे भारत में 10-10 घंटा, मैंने जैसे कहा कि मैं सीवान में फंसा था, मैं वहाँ क्या हूँ, मैं एक 1.5 घंटा पहले आ गया, तो 1 घंटा मैं बाहर ही था, चाय वाय पिया, कुछ देर टहला, मान लीजिए मैं सोचा ला चलिए अंदर चलते हैं, नया जिला है बिहार का, तो मैं देखता हूँ। जब मैं गया तो फिर वहाँ, क्योंकि कोई ट्रेन सुबह 8 बजे आनी थी जो दिल्ली जा रही थी, पटना से चलकर दिल्ली वाया सिवान होते हुए, वो रात के 9 बजे आ रही थी, सिर्फ 12 घंटा लेट थी। 12 घंटा लेट होने की वजह से उसकी भीड़, जो हमारी ट्रेन जो थी और भी जो वेटिंग में ट्रेनें रही होंगी, उसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह नहीं थी। वो आप दोबारा स्टेशन से बाहर पुल पर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पुल भी एकदम भरा हुआ था। तो ये एक जनरल डे, एक आम दिन की बात है। 1 जुलाई का जो महीना था, गर्मी का महीना था, जब बारिश वही शुरू हो रही थी,
तो ये हाल अगर उस समय था तो अब तो, और मुझे तो सोचकर हैरानी होती है कि वो बच्चे जो उस भीड़ में, उस भगदड़ में बच्चे फंस गए होंगे, उनको कैसे, भगवान के अलावा तो कोई बचा ही नहीं सकता। अगर वो उसमें कितने लोग बचे होंगे, उसमें से जिनको ऑक्सीजन की कमी हो, जिनको सांस लेने में दिक्कत रही होगी, उस भीड़ में तो शायद वही बचे होंगे। तो ये मैं ये वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं है कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं जो सच्चाई है, जो एक आम आदमी की सच्चाई, हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस हमसे अच्छा हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडियन रेलवे के बारे में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ट्रेन में यात्रा करने का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये नहीं है कि मैं किसी की, कुछ लोग, आज किसी एक दोस्त ने कहा कि इतना, अगर 10 काम अच्छा हो तो एक काम अगर बुरा हो जाए तो अगर कोई कुछ काम अच्छा कर रहा है और एक गलती हो जाए तो आप आलोचना कर देते हैं। मैंने कहा भैया, उसका काम ही अच्छा काम के लिए नियुक्ति किया गया है, और अगर वो एक काम उससे क्यों गलत हो रहा है, और एक काम इतना गलत जो हो रहा है वो सबसे बड़ा गलत हो रहा है, किसी की जान चली गई। यहाँ ये नहीं है कि खाना गलत बना, चलिए रात में हम खाना नहीं खाएंगे, सो जाएंगे। यहाँ किसी की जान ही चली गई, कुछ फैमिली बर्बाद हो गई। तो मैं यहाँ सिर्फ, मैं आलोचना है, मैं एक जो मेरी समझ है, आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ, जो मेरी समझ है। ये मेरा एब्सोल्यूट इंडिविजुअल, मेरी पर्सनल राय है। मैं न किसी को आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन रेल मंत्री से मैं बेहद नाखुश हूँ, ये सच्चाई है। वो रेल मंत्री बाद में बने, पहले रेल मंत्री बने। रील बनाना हमारे जो देश में जो बेरोजगार लोग हैं उनका काम है यार, उनको करने दीजिए। आप तो रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, आपको तो पेंशन मिल रही है, आप रेल मंत्री हैं, भारत के एक बहुत बड़े प्रभार का जिम्मा आपके हवाले है। आप रील मत बनाइए, आपको एक्चुअल में काम कीजिए। आप रेल मंत्री हैं, रील्स कब आप रेल से रील पे आ गए पता ही नहीं चला। आप वैसे आईटी मिनिस्टर भी हैं, लेकिन अगर जियो एक तरफा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारे दोस्त नहीं समझ पाए होंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है उसके भी मिनिस्टर हैं माननीय अश्विनी वैष्णव साहब। तो अगर जियो एक तरफा रेट बढ़ा देता है तो मंत्री जी की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, क्योंकि जियो ने चुनाव में काफ़ी फंडिंग की थी, तो मंत्री जी कुछ बोलते नहीं। पहले अगर यही अगर जियो, एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया ने अगर कांग्रेस की सरकार होती और रेट बढ़ाए होते तो अभी तक रोड जाम हो जाता, संसद जाम हो जाता। लेकिन हमारा जो रिचार्ज था लगभग पहले 399 में हमको 84 दिन मिलता था, अब 399 लोग 1 महीने का है, और भी 1 महीने क्या है यार, 28 दिन का है। तो मंत्री जी सब जेन्युइन जो परेशानियां हैं, जो जेन्युइन जो कठिनाइयां हैं लोगों की, आपके लिए 399 मायने नहीं रखता होगा, लेकिन जो जिसको प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि दे रहे हैं ना, उससे पूछिए ना आप कैसे रिचार्ज कराते हैं। अब तो दिक्कत है, पहले ये होता था कि यार फ़ोन तो आता था, रिचार्ज नहीं होता था, फ़ोन आता रहता था, जिसको ज़रूरत थी फ़ोन करता था। लेकिन अब क्या है, घर में अगर कोई माँ है तो उसका भी रिचार्ज फ़ोन ही नहीं आएगा, ऐसा नियम बना दिए आप लोग। तो और कहने के लिए हम तो पहले मनमोहन सिंह जी थे 2000, मुझे 9-10 में 10-11 में इतनी सारी कंपनी आ गई थी ना, इतने सारे कंपटीटर थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। एयरसेल था, एयरटेल था, टाटा डोकोमो था, जियो था, रिलायंस था, जियो उस समय नहीं था, रिलायंस था, बीएसएनएल था, आइडिया था, वोडाफोन था, इतने सारी कंपनीज थी। उसमें कंपटीशन होता था तो उससे ग्राहकों को फायदा मिलता था। अब क्या है कि मोनोपोली है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर जियो का है, उसके बाद एयरटेल का है, जो बचा खुचा है वो वोडाफोन आइडिया का है। अब कोई बीएसएनएल आईसीयू में है, वो देखिए कब रिवाइव होती है। सबसे ज़्यादा जो उसके पास संरचना थी, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाएं थी उसके पास थी, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं, उसका फ़ायदा जियो उठा रही है, उसके 8000 टावर शायद जियो यूज कर रहा है। तो रेल मंत्री जी, आईटी मिनिस्टर जी, आप अपने मंत्रालय के जो यथार्थ अर्थ हैं, जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ योर मिनिस्ट्री लाइक रेलवेज, लाइक आईटी, प्लीज फोकस ऑन इट, उस पर ध्यान दें। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपसे एक बेहतर
निर्णय, बेहतर सुविधा, बेहतर प्रशासन की उम्मीद करते हैं। बेहतर आपसे एक, क्योंकि आपने फील्ड में एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, कैसे डेटा को एनालाइज किया जाए, ये सब चीज़ें आपको आती हैं। और आपको मैं जब मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन देखा था तो माइंड ब्लोइंग था, मैंने आज तक वैसा देखा नहीं है, शायद एबीपी पर था। और अब आप इसको बताएं, ये भी लाएं ना कि आप जब से मंत्री बने कितनी दुर्घटनाएं हुई, उसमें आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए था ये दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी। इसका भी फीडबैक आपको जनता में दे, एक अब ऑनलाइन रिव्यू तो लीजिए, ऑनलाइन एक एडवाइजरी जारी कीजिए कि रेल मंत्रालय आपके फीडबैक का स्वागत करता है। जब से मैं मंत्री बना हूँ, जो जो मैंने काम किया, ये काम किया और ये मेरी असफलताएं हैं, और इस पर मैंने ये कदम उठाए हैं, और और क्या कदम उठाने चाहिए था। आप सबके जो प्रपोजल है उसका स्वागत रहेगा। आप जारी कीजिए, हो सकता है कुछ लोग आपको राय दें। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने रेल मंत्रालय और जो आईटी मिनिस्ट्री होगा उसका शाब्दिक अर्थ समझते हुए उसको यथार्थ में उतारें। सभी ट्रेनें, अगर कोई ट्रेन 160 में दौड़ रही है, वही लोहे की ट्रेन, एक ट्रेन 160 में जा रही है, वही दूसरी लोहे की ट्रेन 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं भारत कल्याणकारी राज से सिर्फ पूंजीवादी हो चला है। अब कल्याणकारी शब्द जो है वो वेलफेयर स्टेट कहने के लिए रह गया है। आप उसका एकदम से घोषित कर दीजिए कि भारत एक पूंजीवादी देश है, जो ज़्यादा पैसा देगा भारत में उसको सुविधाएं मिलेंगी। जिसके पास पैसा नहीं है वो पैदल यात्रा करे, अगर पैदल यात्रा करता है तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर भले वो दिल्ली से बिहार आना पैदल चले तो बच जाएगा, अगर उसको दिल्ली से अमेठी आना है मुझे जैसे तो बच जाएगा। पैदल चलने में कोई, आपका शरीर भी ठीक रहेगा, समय ज़्यादा लगेगा क्या बात है, लेकिन आपका जीवन तो बचा रहेगा। तो आप उसको एडवाइजरी जारी कीजिए कि अगर पैसा नहीं है, पैसा है तो आप वंदे भारत से चलिए, नहीं है तो आप फिर पैदल जाइए। रेल मंत्रालय आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो आप टॉयलेट में बैठ के जाएं, गेट पर लटकते हुए जाएं, इससे रेल मंत्रालय कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। अगर पड़ता तो पिछले 10 सालों में कुछ जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4 है यार, और कोच की संख्या बढ़ नहीं रही है जिस अपेक्षा में बढ़नी चाहिए। आपने कहा कि 45 से 50 करोड़ लोग कुंभ में आएंगे, आपके पास ट्रेन क्या 50 करोड़ का अगर 50 या 70% निकाला जाए तो लगभग 35 करोड़ होता है। 35 करोड़ 35 करोड़ लोगों के लिए आपके पास कुल कितनी ट्रेनें लगी हैं? क्योंकि ट्रेन सबसे सुरक्षित है। आप उस पर एक बल्क मात्रा में एक साथ अगर ट्रेन चलाएंगे तो 1000, 2000, 5000 जिस ट्रेन के साइज का अगर सीटिंग ट्रेन है तो उस पर ज़्यादा लोग यात्रा कर सकते हैं। अगर हर ट्रेन में 100 लोगों को बैठाएं, 20 कोच है एक ट्रेन में, तो 2000 लोग हम एक साथ निकाल सकते हैं स्टेशन से बाहर। तो आपके पास कुल कितने, इसका रेशियो आप दीजिए ना कि आप महाकुंभ का, ये सिर्फ इस महाकुंभ की बात नहीं है, मैं हर जितने बड़े आयोजन हो रहे हैं उसमें उस अनुसार अपना रिसोर्स, आप अगर उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि 2,40,000 करोड़ का टोटल बिजनेस होगा, तो उसका 1% यार ट्रेन पे भी खर्चा कर देते। अगर उससे आपको जो टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगा उसका कुछ कर देते तो शायद बहुत सारी ट्रेजिडी न होती। जिन्होंने टिकट लिया है अपने घर जाने के लिए, उन पर वो लोग अपनी सीट नहीं पा रहे हैं, अपनी ट्रेन पे चढ़ने को नहीं पा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बुरा दिन तो शायद नहीं हो सकता है कि किसी ने अपनी सर्विस के लिए पैसा दिया है, सेवा के लिए पैसा दिया है, लेकिन ड्यू टू ओवर क्राउडेड और ज़्यादा लोगों के आने की वजह से वो अपने ट्रेन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अगर पहुंच भी जाएंगे तो लोग इतनी उसमें पहले से कब्जा कर लिए हैं, फिर लाठी डंडा से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जो एक दूसरे को अंदर ही लड़ाई करते हुए चल रहे हैं। तो कोई पहले आपकी सीट पे बैठ गया है, वहाँ कोई रूल नहीं, कोई टीटी नहीं, कोई पुलिस नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला कहावत है, जो पहले पहुँच गया। मैंने जिक्र किया कि मेरे मित्र हैं, उनको जाना था प्रयागराज, लेकिन वो दिल्ली न जाकर गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ना चाहा, और वो नहीं, जब ट्रेन गाजियाबाद पहुंचे तो फिर वो इतनी भीड़ थी कि अपने कोच तक नहीं पहुंच पाई, इतनी क्राउड था। तो ये हकीकत है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने पैसा दिया तो उसको आप उस मात्रा में सर्विस तो प्रोवाइड करिए।
तो मुझे आशा है कि इस घटना से, और सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में इनके कार्यकाल में कितनी दुर्घटनाएं हुई। मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई, फिर पीवी नरसिम्हा राव साहब के कार्यकाल में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई, राजीव गांधी के कार्यकाल में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई, फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, फिर हम आज पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में, क्योंकि आज की वर्तमान सरकार हर बात के लिए नेहरू जी को कोट करती है। तो मैंने शुरुआत से लेकर आज से लेकर लास्ट तक जो था 2025 लेकर 1951 तक मैं यात्रा करा दिया कि हम सभी को व्हाइट पेपर आप लाइए कि, और ये भी बताइए ना कि नेहरू जी के कार्यकाल में कुल इतनी दुर्घटनाएं हुई रेल, उस समय रेलवे के बजट इतना था, इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतना मेडिकल स्टाफ था, इतना सपोर्टिंग स्टाफ था, इतना टोटल वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, ये भी आप बताते रहिए। इंदिरा जी के समय में था, राजीव गांधी साहब के इतने था, पीवी नरसिम्हा राव साहब के समय में इतना था, अटल बिहारी वाजपेयी के साहब के और मनमोहन जी के कार्यकाल में इतनी दुर्घटनाएं, उनके पास इतने रिसोर्सेज थे, उन्होंने इस समस्या से ऐसे निपटा। और आपके कार्यकाल में इतने रिसोर्सेज हैं, आपने कितने उसको कैसे निपटा, और रिसोर्सेज प्लस आपकी जो अचीवमेंट है दोनों को दिखाइए, और कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई इसको भी हमको जानना चाहिए। और मुझे पता नहीं जो न्यूज़ चैनल हैं इस टोटल इस सब का पता नहीं क्यों नहीं मूल्यांकन करते, इस चीज़ को मीडिया में लाना चाहिए ना कि आप 1951 से निकालें। इतनी बकवास आप न्यूज़ चैनल बैठकर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, 8 फरवरी का रिजल्ट है, आज 16-17 होने को है, सीएम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मीडिया इतना परेशान है कि लग रहा है कि उसका जान लीजिए, वो अगर पता चल गया कि अगर किसी चैनल ने पहले बता दिया कि ये हो सकते हैं, तो उसको हो सकता है ऑस्कर मूवी या नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता है, साहित्य का नोबेल प्राइज़ उसको मिल सकता है जो ये बताएगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो यार मैं मीडिया वालों पहले ये भी आप लाइए ना कि आप एक्चुअल रियलिटी, मैं नहीं कह रहा हूँ जो मैं बोला, आप इसके लिए रेल मंत्रालय के साइट पे विजिट कर सकते हैं। उस मैं जो डेटा शेयर किया हूँ वहाँ से मैंने लिया है। अभी किसी दिन मैं इसका ये रेलवे की ट्रेजिडी होगी, मैं इस पर मैं बजट को लेके आना चाह रहा था, लेकिन अभी इसके लिए मैंने पूरा डेटा प्रिपेयर नहीं किया। तो चलिए, मेरा मोबाइल का डेटा भी समाप्त हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ मेरा एक यूट्यूब चैनल है भारत की पाठशाला माधव सिंह, तो आप लोग वहाँ भी इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो न्यूज़ एनालिसिस हैं, जो पॉलिसीज, में न्यूज़ एनालिसिस नहीं, मैं पॉलिसीज एनालिसिस करता हूँ, तो ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहेंगी। भारत की पाठशाला माधव सिंह। थैंक यू।